पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो बिलियन को बचाने की कोशिश कर रहा था और काफी मुश्किलों के साथ वो उसको बचा भी लेता है। लेकिन इस चीज से बाकी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो यहाँ पर किन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंग लॉन्ग सेक के लॉर्ड ने आकर उसको वहाँ पर बचा लिया था और उनके सामने तो किसी की भी हिम्मत नहीं चलती। तो वो सब के सब वहाँ पर शांत हो चुके थे, जिसके बाद किन्नान शियाओ से भी मिल पाता है और साथ ही साथ उसको ये भी पता चला था कि एंजल अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। लॉर्ड ने उसको बचा लिया। इस वजह से तो किन्नान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको लग रहा था कि एंजल को कुछ हो चुका है, लेकिन अब वो जब ठीक है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सभी की तैयारी शुरू हो चुकी थी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शानडाओ लीग को देखते हैं, जहाँ पर फेपिंग मौजूद था। उसका जो मास्टर होता है वो उसको चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें कितनी ज्यादा मौके दिए गए बस किन्नान को जान से मारने के लिए, लेकिन तुम मार पाए नहीं मार पाए ना। और देखो कैसे मेरी नाक कटाकर तुम रिटर्न आ चुके हो। क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी? इसी के लिए इतना पावरफुल बनाया था कि तुम मेरी इज्जत की वाट लगा दो? फेपिंग यहाँ पर अपने मास्टर से कहता था कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं थोड़ा सा ना कमजोर रह गया था जिस वजह से किन्नान ने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं किन्नान के इतने टुकड़े करूंगा ना कि जितना आप भी नहीं गिन पाओगे। बस मुझे एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका मुझे मिल जाता मैं किन्नान को जान से मार डालूंगा। वादा करता हूँ इस बार आपको निराश होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो जो शेखान वाला एल्डर था जिससे किन्नान पहले भी मिला था, वो यहाँ पर फेपिंग के मास्टर से कहता है कि बस शांत हो जाए, इसको एक और मौका दे देना चाहिए। इसके भी कल्टीवेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी हेल्प करते हैं ना तो इसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी कल्टीवेशन में भी वो किन्नान को मार सकता था, पर वो बेलियान हमारी गद्दार, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। मैंने कुछ मास्टर को भेजा है जो स्पिरिचुअल फ्रूट लाने के लिए गए हैं। वो फ्रूट यहाँ पर इस फेपिंग की पावर को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिस वजह से ये पावरफुल हो जाएगा और अगली बार ये किन्नान को मार सकता है। शुरुआत में तो अभी इसको पहले सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भी जाना है, वहां से भी कुछ और ट्रेजर मिलेंगे इसको, तो उनकी मदद से ये कल्टीवेट करेगा और अपनी पावर को बढ़ाएगा। उसके बाद किन्नान को मारना मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए मुश्किल होगा। तभी बाहर से एक सिपाही आवाज लगाता है कि 2 सेक्ट के मेहमान हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको अंदर भेज दूं? ये सुनकर फेपिंग का जो मास्टर था वो उससे कहता है कि ठीक है, इस बार तो मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं दूंगा, चल साइड हो जा, मुझे मेहमानों से मिलना है। ये सुनकर फेपिंग जो था वो अपने मास्टर का शुक्रिया करता है। इसके बाद वहाँ पर 2 बंदे आते हैं जो अलग अलग सेक्ट से आए हुए थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। इन लोगों को भी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आना था, लेकिन वहाँ जाने के लिए उनको पहले इस शानडाओ लीग के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि शानडाओ लीग के पास ही वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी मदद से वो किसी को भी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भेज सकते। तो इसी के लिए वो दोनों बंदे यहाँ पर आए हुए थे। वो दोनों फेपिंग के मास्टर से कहते हैं कि उम्मीद है इस बार ना आप हमें अपने सेक्ट की तरफ से सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने के लिए भेज देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एहसान आपका हमारे ऊपर रहेगा। इसके बदले हम आपको कुछ गिफ्ट भी देने चाहते हैं। वो अपने पास से कुछ पावरफुल हर्ब्स वगैरह बाहर निकालते हैं और उसको देते हुए मास्टर को कहते हैं कि इसके बदले आप हमें सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भेज दीजिए, हम वहां जाकर कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल करना चाहते हैं। तो 6 कान वाला जो एल्डर था वो यहाँ पर ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इनको भी वही स्पिरिचुअल फ्रूट चाहिए जिसको मैंने एल्डर को भेजा था ताकि वो फेपिंग के लिए लेकर आए। चलो कोई बात, जब ये लोग उस स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लेंगे ना तो फेपिंग इनको जान से मार कर इनसे वो फ्रूट ले लेगा। उसके बाद तो उसको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है, इनको भी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भेज दिया जाए फेपिंग के साथ। ये सुनकर फेपिंग का जो मास्टर था वो वहाँ पर खुश हो जाता और उन दोनों से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरफ सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भेजूंगा, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक वहाँ के ट्रेजर वगैरह कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ वो जो हर्ब्स वगैरह वो लोग लेकर आए थे वो हर्ब्स फेपिंग को देते हुए कहता है कि फेपिंग तुम्हारे पास करीब 6 महीने का टाइम है, सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाओ, वहां से ट्रेजर लाओ, ये हर्ब्स लो, इसका भी इस्तेमाल कर, सबको लेकर कल्टीवेट करो और 6 महीने के अंदर अगर तुमने किन्नान को जान से नहीं मारा ना, समझ लेना कि 6 महीने बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर फेपिंग अपने मास्टर से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं पक्का उस किन्नान को जान से मार दूंगा। वो कह रहा था कि किन्नान बच कर रहना, तो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जा रहा है ना, वही जगह मैं तेरा कब्रिस्तान नहीं बना दिया ना, तो मेरा भी नाम फेपिंग नहीं, तो वहां से जिंदगी में कभी भी बाहर निकल कर नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मार्शल स्पिरिट जो थी वो वहां पर अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाती है, जो चीज देखकर किन्नान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो बहुत अच्छी बात, मेरी मार्शल स्पिरिट का यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो हुआ, लेकिन मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। मैं काफी टाइम से मार्शल एम्परर रैल्म के पीक पर ही अटका हुआ हूँ, मुझे मार्शल सॉवरेन रैल्म के अंदर भी जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं फेपिंग को मार रहा था गुस्से में और तब वहां पर जो थंडर ट्रिब्यूलेशन आया था वो मेरे ब्रेक थ्रू के लिए ही आया था, और क्या पता अगर मैं उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल जाता ना तो मार्शल
सॉवरेन रैल्म तो मेरा ही होता, मैं उसी टाइम मार्शल सॉवरेन रैल्म को ब्रेक थ्रू कर चुका होता। लेकिन उस टाइम मैं था ही इतने ज्यादा गुस्से में, मुझे कुछ सुनाई और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को भगा दिया था। अभी तो मुझे यहाँ पर से सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भी जाना है। वहां पर जो भी जाता है ना, तो उसका क्राइटेरिया ही यही है कि कम से कम मार्शल एम्परर रैल्म ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तो मैंने अपना मार्शल एम्परर रैल्म तो ब्रेक थ्रू कर ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाऊंगा, वहां से भी ट्रेजर कलेक्ट करूंगा, क्या पता उसके बाद वापस से थंडर ट्रिब्यूलेशन आ जाए और फिर मैं अपना मास्टर सॉवरेन रैल्म ब्रेक थ्रू कर लूं। तो कोई घाई करके मतलब नहीं है, मैं आराम से अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। पहले जाकर मैं सी ऑफ डार्कनेस के अंदर किलिंग एम्परर की बहन को बचा लेता हूँ, जिसके बाद सेक्ट के अंदर से जितने भी डिसाइपल वगैरह थे, जो भी सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने वाले थे, सभी को तैयार किया जा रहा होता है। एंजल, किन्नान, बाकी किन्नान के सारे दोस्त सब के सब यहाँ पर तैयार हो चुके थे। करीब इस सेक्ट से 24 लोग जा रहे थे सी ऑफ डार्कनेस के अंदर, क्योंकि सी ऑफ डार्कनेस का पोर्टल आज के दिन यहाँ पर खुल चुका था और आज ही सब के सबको अंदर जाना है। जितने भी बंदे जो बाहर खड़े थे और जो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर नहीं जा पाए थे, वो लोग तो यहाँ पर बस पोर्टल को ही देखकर खुश हो रहे थे कि हमने चलो अपनी आंखों से पोर्टल तो देख लिया, अगली बार हम जरूर इसके अंदर भी जाएंगे, बस हमें मेहनत करते रहनी है। हमने तो सुना है कि सी ऑफ डार्कनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपर रैल्म और लोअर रैल्म जो है ना, वो आपस में मिल जाता है। तो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर अपर रैल्म के भी कुछ बंदे मिल जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है, बहुत ज्यादा वो खतरनाक होते हैं। दूसरा बंदा कह रहा था कि तुम्हें पता है, मेरी दादी ने तो बताया था कि सी ऑफ डार्कनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेजर का खजाना है। इतने सारे वहाँ पर ट्रेजर है ना कि जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा, ऐसे ऐसे ट्रेजर की तुम्हारी कल्टीवेशन को कितना ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारी दादी कैसे बोल सकती है, तुम्हारी दादी तो गूंगी थी। जो सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम भी तो बहरी हो, तो तुमने कहाँ से सुन लिया कि सी ऑफ डार्कनेस के अंदर अपर रैल्म और लोअर रैल्म जाकर साथ में मिलता है। ये दोनों के अंदर तो यहाँ पर बहस ही हो चुका था। वो लोग सभी आपस में कहते हैं कि इस बार तो करीब 24 लोग सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जा रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि किसका सबसे ज्यादा चांस है वहां पर से जाकर सबसे ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करने का? तो वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है ना, सबसे ज्यादा चांस है फेपिंग के। उसने अपना मास्टर सॉवरेन रैल्म को भी तो ब्रेक थ्रू किया है ना, तो सबसे ज्यादा चांस मुझे उसी के लगते हैं, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट भी बड़ी कमाल की है। तो बाकी लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है ना सी ऑफ डार्कनेस का रूल क्या है, वहां पर ना ही अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कुछ ज्यादा खतरनाक वेपन वगैरह का। वहां पर सिर्फ खुद की कल्टीवेशन को झेल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। सारे खतरों को अपने कल्टीवेशन से ही पार करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि किन्ना सबसे बेस्ट चॉइस है। किन्ना ही वो इंसान बनेगा जो वहां जाकर सबसे ज्यादा ट्रेजर को हासिल करेगा और सही सलामत रिटर्न आएगा। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, किन्नान के पास सबसे ज्यादा चांस है। हमने तो सुना है कि उसने फेपिंग और फैंग दोनों को कुत्तों की तरह हराया था, बहुत मारा था उसने। कम रैल्म पे होने के बावजूद भी उसने दोनों की वाट लगा दी थी। बाकियों को तो यकीन ही नहीं होता कि हाँ मैंने भी सुना इसके बारे में, सच में उसने तो फेपिंग को बहुत मारा था। जबकि फेपिंग तो शानडाउ लीग का इतना पावरफुल डिसाइपल है, लेकिन तब भी वो इतनी आसानी से किन्नान के सामने हार गया। किन्नान में जरूर कुछ ना कुछ खास बात है, तभी तो उसने इतनी आसानी से फेपिंग को सबक सिखा, जिसके बाद सारे के सारे जो डिसाइपल जो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाने वाले वो सभी पोर्टल क्रॉस कर लेते हैं। और पोर्टल क्रॉस करने के बाद वो किसी अलग जगह पर आ चुके थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक समुंदर होता है, और यहीं से उनको आगे बढ़ते हुए सी ऑफ डार्कनेस के अंदर वहाँ फेपिंग जो था वो किन्नान से कह रहा था कि चलो अच्छी बात है कि तुम सी ऑफ डार्कनेस के अंदर कम से कम आ तो गए, लेकिन ये बात याद रखना कि ये तुम्हारा कब्रिस्तान बनने वाला है, तुम्हारी कब्र को मैं यहीं पर दफन कर दूंगा, तुम यहाँ से जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। तो किन्नान उससे कहता है कि बच्चे तुझे ना पहले खुशी मनाना चाहिए। पता है क्यों मनानी चाहिए? कि तू जिंदा बचा, मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया यहाँ तक के आने के लिए, तभी तू सी ऑफ डार्कनेस की शक्ल देख पाया, वरना तो मैं तुझे कब का मार चुका हूँ। तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, औकात में रह। तो फेपिंग कहता है ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसकी औकात में रहेगा। जितना तूने मुझे बेइज्जत किया है ना, सारा का सारा चीज का बदला ये सी ऑफ डार्कनेस के अंदर तेरे से लेकर रहूंगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग एक आग का झरना था उसको क्रॉस करते हुए वहां से बाहर निकल कर आते हैं। और अब ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे सी ऑफ डार्कनेस के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। आसमान एकदम लाल, काफी ज्यादा खतरनाक जगह, और पूरा समुद्र भी बिल्कुल लाल ही लग रहा था, इतनी ज्यादा खतरनाक वो जगह होती है। वहां पर आने के बाद एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ था, तो सारे के सारे डिसाइपल जो यहाँ आए थे जल्दी से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद किसी मास्टर की को आवाज सुनाई दे रही थी। जो भी वो मास्टर था वो यहाँ पर सभी को वार्निंग दे रहा था कि देखो तुम यहाँ पर सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आ तो चुके हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। सलाह ये है कि यहाँ आने के बाद जो भी करना वो सिर्फ खुद के लिए, दूसरे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे की हेल्प करने जाओगे, दूसरों की मदद करने जाओगे ना, तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं
लगेगा। यहाँ पर तुम खुद के लिए फाइट करने आए हो और खुद के लिए फायदा कमाने के लिए आए हो, तो जितना हो सके खुद पर ही ध्यान रखना। तुम्हें खुद से ही अपने खतरों को पूरा करना है और ट्रेजर को हासिल करना है। ये सफर उतना आसान नहीं होगा जितना कि तुम सोच रहे हो। अंदर जाने के बाद तुम्हें किस तरह के खतरे मिलेंगे उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जो भी करना सोच समझ के करना। मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। तुम जिस भी मकसद को, जिस भी ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारे वो हाथ लग जाए। उन्हीं सारे लोगों में बिलियन भी शामिल थी जो खुद भी यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि वो भी किन्नान के साथ सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाना चाहती थी। किन्नान के पास वो जेड भी था जो कि किलिंग एम्पायर ने उसको दिया था, मदद करेगा किन्नान की उसकी बहन को ढूंढने में। जिसके बाद एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे लोग सी ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर कूद जाते। समुद्र के अंदर कूद कर को आना था और यहाँ से जितना भी सफर होगा किन्नान का वो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। आगे के कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये सारे लोग तो सी ऑफ डार्कनेस के अंदर आ चुके थे, लेकिन वहीं पर हम फेपिंग को और फैंग को देखते हैं जो अपने मार्शल स्पीड की वे जो वेल थी उस पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि बाकी बेवकूफों को क्या पता कि हमारे जो सेक्ट के पुराने एल्डर वगैरह है ना, वो कई बार आ चुके हैं सी ऑफ डार्क के अंदर। उनको यहाँ की सारी सेक्ट पता है। उनको ये भी पता है कि कैसे अपनी मार्शल स्पीड की पावर को छुपाया जा सकता है, जिसकी मदद से हम सी ऑफ डार्कनेस के अंदर भी मार्शल स्पीड की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो हम यहाँ पर इस पावर का इस्तेमाल कर पा रहे। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हमें हर एक रास्ता पता है और हर एक तरीका पता है कि कैसे सी ऑफ डार्कनेस के अंदर सरवाइव किया जा सकता है। जितने भी ट्रेजर होंगे उसको सबको हम ले लेंगे और सारे के सारे लोगों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो फेबिंग कहता है कि खाली हाथ तो सबको जाना पड़ेगा, लेकिन सिवाय एक इंसान के। किन्नान तो यहाँ से खाली हाथ क्या, भरे हुए हाथ के साथ भी नहीं जाएगा। मैं तो उसको यहीं पर दफन करने वाला हूँ। अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाए तो उसके बाद ही उसकी ट्रेजर की मदद से ही जान ले लूंगा। तो चलो पहले यहाँ पर ट्रेजर छान मारते हैं, उसके बाद किन्नान की जान भी ले लेंगे। जब किन्नान मरा हुआ दिखाई देगा तो वो क्या करा होगा, तभी वहाँ पर अजीब अजीब से क्रिस्टल वगैरह आने लग जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही फेपिंग का फैंग का रास्ता रोक लिया था। वो लोग हैरान कि अचानक से ये क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर शिया भी आ चुकी थी, जो वहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। ये देखकर फेपिंग और फैंग भी हैरान कि ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया, ये हमारे ऊपर अटैक करने क्यों आई है। वो लोग यहाँ पर शियाओ के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियाओ तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। वो अपने एक से बढ़कर एक अटैक को एक्टिवेट करते जा रही थी और उसको एक्टिवेट करने के बाद वो उन दोनों से कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा और मीठा सपना मैंने तोड़ दिया क्या। किन्नान को मरते हुए देखने का सपना तो टूट गया है, लेकिन अब तुम्हें भी तो तोड़ना बाकी ही है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर रेडी कर चुकी थी ताकि वो फेपिंग और फैंग की जान ले ले। ये देखकर वो दोनों एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर है और हम यहाँ से आगे बढ़। इसलिए वो लोग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुके थे शियाओ के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन ये फाइट हो पाती ये इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।